हेलो फ्रेंड्स, न्यू टैक्स बिल 2025 ये पास हो चुका है। सवाल आपके सामने ये है कि आपके लिए एप्लीकेबल कब से होगा और ये बिल है क्या बेसिकली। क्या ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 से एकदम से पूरा चेंज कर दिया उन्होंने, और पीछे फरवरी में भी जो बिल आया था क्या उसमें भी चेंजेस आए हैं? देखिए, इस छोटे से वीडियो में सबसे पहले तो आपको मैं टाइमलाइन दिखाना चाहूंगा। 13 फैब को इनकम टैक्स बिल 2025 ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 21 जुलाई को एक कमेटी बनाई गई जिनको कहा गया कि आप ये रिपोर्ट करें कि क्या इस बिल में और भी बहुत सारी चीजें बदलाव आनी चाहिए, ये बिल एक बारी एनालाइज करें। और उस कमेटी ने एनालाइज करके सजेस्ट किया और ये जो ओरिजिनल बिल वो लेकर आए थे 2025 फरवरी में, वो 8 अगस्त को उन्होंने विड्रॉ कर लिया पार्लियामेंट से। और फिर उसमें जल्दी से जल्दी जितने भी चेंजेस उन्होंने सजेस्ट किए थे कमेटी ने, उसको उन्होंने इंसर्ट किया और फिर से उन्होंने 11 अगस्त को पेश किया, जो कि लोकसभा में पास हो गया और 12 अगस्त को राज्यसभा का भी अप्रूवल मिल गया। ठीक है, अब हम इसे इनकम टैक्स एक्ट 2025 कह सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जगह पर। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि हमारे लिए एप्लीकेबल है या नहीं, सीएस स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी लोगों को भी ये जानने की जरूरत है कि ये बेसिकली एप्लीकेबल कब से है। उससे भी पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि कुछ जो इस अगस्त के बिल में उन्होंने मेजर चेंजेस किए जो फरवरी के बिल से अलग है, वो क्या है उसको एक बार मैं यहां पर कंपैरिजन चार्ट के साथ बताना चाहूंगा। देखिए, टैक्स ईयर का कंसेप्ट इंसर्ट हुआ। अब पुराना एक्ट 1961 में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर होता है। फरवरी वाले बिल में उन्होंने टैक्स ईयर मेंशन किया था और वो टैक्स ईयर उन्होंने कंफर्म कर दिया अगस्त के बिल में भी कि टैक्स ईयर ही रहेगा, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर को हटा दिया गया है। बेसिक टैक्स एग्जम्पशन जो इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख या 3 लाख रुपए की हम लिमिट लगाते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, न्यू टैक्स रिजीम में अलग लिमिट लगता है। अब उन्होंने फरवरी में 12 लाख की लिमिट उन्होंने एप्लीकेबल किया था। उसी 12 लाख को अब उन्होंने और क्लैरिफाई कर दिया कि ये 12 लाख की लिमिट सभी इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल होगा। एक मेजर जो गड़बड़ी की गई थी फरवरी के बिल में, वो था एडवांस टैक्स अगर आप लेट से देते हैं तो पहले पुराने एक्ट में 1% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होता था, वो 3% के लिए डाला गया था प्रपोजल, जो कि वापस उन्होंने अब 1% पर मंथ में ही रख लिया है। इसके बाद ये दो एक बड़े बड़े चेंजेस, मेजर चेंजेस को आप कह सकते हो, ये दो जो है ये मेजर चेंज है। एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। इसमें क्या है कि पुराने बिल में तो, पुराने एक्ट में 1961 में तो अगर आपको रिफंड आपका बनता है तो आपको रिफंड मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की वाली बात नहीं थी। अगर रिटर्न आप लेट भी फाइल करते हो तो रिफंड मिल जाएगा, लेकिन रिटर्न फाइल करना जरूरी होता था। अब उन्होंने जो फरवरी में बिल डाला था उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया था कि अगर रिटर्न लेट फाइल करते हैं ड्यू डेट के बाद तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। वो चीज उन्होंने विड्रॉ कर ली और इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है कि आपको रिफंड अलाउड होगा, इवन आपने रिटर्न लेट फाइल किया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये भी एक मेजर बदलाव नए बिल में लेकर आए हैं। आपको ध्यान होगा 1961 का जो हम एक्ट पढ़ते थे उसमें कम्यूटेड पेंशन इंप्लॉय के लिए एग्जम्पशन होता था। एग्जम्पशन की लिमिट थी बट एम्प्लॉय के लिए एग्जम्पशन होता था, नॉन एम्प्लॉय के लिए नहीं होता था। और फरवरी वाले बिल में भी उन्होंने नॉन एम्प्लॉय के लिए कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अब जो बिल उन्होंने पेश किया है वहां नॉन एम्प्लॉय के लिए भी मेजर एग्जम्पशन लेकर आए हैं। नॉन एम्प्लॉय इन द सेंस, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से आपने कोई पेंशन फंड लिया तो वो टैक्सेबल होता था पुराने एक्ट में, और फरवरी के बिल में भी कोई इसकी चर्चा नहीं थी एग्जम्पशन की, अब वो इसमें एग्जम्पशन लेकर आए, तो बहुत वेलकम मूव है ये। हाउस प्रॉपर्टी में तो मैं कहूंगा कि जस्ट उन्होंने फरवरी वाले बिल में लिखने में थोड़ी ड्राफ्टिंग एरर हो गई थी, जिस वजह से कंफ्यूजन आ गया था स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का डिडक्शन, जो कि अब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि कोई टेंशन की बात नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको अपनी जगह मिलेगा और जो प्री कंस्ट्रक्शन ईयर का इंटरेस्ट है, पीसीवाई हम लोग बोलते हैं,
उसका भी आपको 1/5 करके डिडक्शन अलाउ होगा। सेक्शंस पुराने में तो बहुत ज्यादा थे, आपको मालूम ही है। नए में जो वो लेकर आए थे 550, उसे और भी कम कर दिया 536। अच्छी बात है। कंप्लायंस बर्डन बहुत कम कर दिया उन्होंने, अच्छा कर दिया। बीच में अभी ये बहुत चर्चा में था कि कंप्लायंस बर्डन न्यू एक्ट में बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत ज्यादा कंप्लायंस बर्डन है, उसको थोड़ा सा उन्होंने रिड्यूस किया है, सिंप्लीफाई किया है। इफेक्टिव डेट कब से होगी ये नहीं समझ आ रहा था कि इफेक्टिव डेट यानी ये बिल लगेगा कब से, क्योंकि बजट 2025 भी आ गया। अब वो फाइनेंस एक्ट 2025 बन गया, वो 1961 में अमेंडमेंट लेकर आए हैं, अब ये भी साथ में बिल लेकर आ गए। तो कंफ्यूजन ये था कि एप्लीकेबल होगा तो कब से होगा, तो ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026 से। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में आप अपनी इनकम को अर्न करेंगे, उसके ऊपर जो कैलकुलेशन होगी टैक्स लायबिलिटी की, वो न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, ओके। अब सर वो वाली बात तो आपने बताई ही नहीं कि जून के लिए जून 25 के लिए 26 के लिए माफ कीजिएगा, या दिसंबर 26 के लिए CS एक्जी के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं। देखिए, और इसे बढ़िया से समझ लीजिए, कहीं भी कुछ भी सुने आप कंफ्यूजन मत डालिएगा। जो स्टूडेंट्स जून 26 में एग्जाम दे रहे हैं, दिसंबर 26 में एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए इनकम टैक्स एक्ट, घबराने की बात ही नहीं है, 1961 एप्लीकेबल होगा विद फाइनेंस एक्ट 2025। ये कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। अब प्रश्न उठता है कि ये जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है, इसकी एप्लीकेबिलिटी CS स्टूडेंट्स के लिए कब से होगी? वो होगा जून 27 या दिसंबर 27। मोस्ट प्रोबेबली ये जून 27 से ही होना चाहिए, नहीं हुआ कहीं तो दिसंबर 27, जून 27 से ही होना चाहिए। ये सब नहीं हुआ तो बोलने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो फरवरी 26 में बजट आएगा वहां पर क्या होगा, ये देखने जैसी बात है। वहां पर उनको 1961 को विड्रॉ करना ही पड़ेगा, तब जाकर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसलिए जून 27 आपका डेट रहेगा इस एक्ट को एप्लीकेबल होने का। अगर आप जून 26 में एग्जाम दे रहे हैं 26 में या दिसंबर 26 में, निश्चिंत रहिए, आपको पुराना एक्ट ही पढ़ना है और फाइनेंस एक्ट 2025 के अमेंडमेंट के साथ पढ़ना है। उम्मीद करता हूं कि अच्छी खासी क्लैरिटी हो गई होगी। मिलते हैं इसी तरह, जुड़े रहिए मेरे साथ।